हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 14 सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको कवर करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर करते हैं। इन शॉर्ट गाइज, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज को कवर किया जाता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज कवर की जाती है। एंड गाइज, जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को भी कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं पेपर 1, पेपर 3 और पेपर 2 से रिलेटेड ये कुछ टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड चैनल का नाम करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है। चेक कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। प्लस टेलीग्राम पर भी सेम नाम से ही चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मुझे फेसबुक पर मेरे नाम को सर्च करके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। सो चलिए गाइस, फिर समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। तो पेपर 1 से रिलेटेड जो पहली न्यूज आ रही है, तो ये हम लोग को पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन से रिलेटेड देखने को मिल रही है। आपको पता होगा स्वामी विवेकानंद जी ने 127 साल पहले 1893 में शिकागो के अंदर एक स्पीच दी थी, जो कि वर्ल्ड फेमस स्पीच थी, जिसके बारे में आपको आइडिया होगा। अगर एग्जैक्टली पता भी नहीं होगा तो कभी ना कभी आपने सुना भी होगा इसके बारे में, राइट। तो उन्होंने जो स्पीच दी थी वो यहीं पर दी थी, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन के अंदर। तो ये फोरम आपको देखने को मिल रहा है। काफी सारे जाने माने पूरे दुनिया भर के एमिनेंट पर्सनालिटी, जाने माने लोग, प्रसिद्ध लोग जो है वो यहां पर मौजूद थे। उनमें से एक स्वामी विवेकानंद जी भी थे। ये 1893 को ये इवेंट हुआ था, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन। पहला ये इस प्रकार का फोरम हम लोग को देखने को मिला था। 11 सितंबर से लेकर 27 सितंबर 1893 के बीच में ये हुआ था। इसको 127 साल कंप्लीट हो गए, तो इसलिए ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में देखने को मिला है। 127th एनिवर्सरी स्वामी विवेकानंद जी की शिकागो के अंदर उनकी स्पीच की, ये हम लोग को देखने को मिली थी अभी रिसेंटली, तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज में आया था। तो ये देखो, मैं अक्सर यूपीएससी एस्पिरेंट से बोलता हूं कि आपको ईयर्स वगैरह याद नहीं रखने, बट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स होते हैं जो याद रखने की आवश्यकता होती है, जैसे कि ये। तो 1893 आपको याद रखना है। कभी कभी करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इवेंट्स को अरेंज करो, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उनमें से अगर ये आ जाता है पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन, तो आपको 1893 पता होना चाहिए कि 1893 में इवेंट हुआ था, राइट। तो ये वाली चीज है। और बाकी स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, इवेंट के बारे में ध्यान रखना। तो स्वामी विवेकानंद जी ने यहां पर ऑडियंस को एड्रेस किया था पहले दिन 11 सितंबर को, और आखिरी दिन 27 सितंबर को भी इन्होंने क्लोज किया था, यानी कि इस इवेंट को। इसके अलावा इन्होंने अपनी स्पीच में वर्ल्ड हार्मोनी के बारे में चर्चा करी। इन्होंने बोला कि जिस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि एक क्षेत्र पर काफी सारे धर्म होते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं एक ही क्षेत्र पर, तो इन्होंने कहा है कि हर एक धर्म को अपनी इंडिविजुअलिटी को प्रिजर्व करके रखना है और उसको जो है वो आगे बढ़ाते रहना है, ग्रो करना है, और उनके लॉ ऑफ ग्रोथ के अकॉर्डिंग खुद के। यानी कि कहने का मतलब यह है, इन्होंने कहा कि धर्म जो है वो सब आपस में रहे हार्मनी से, यानी कि शांतिपूर्वक जो है वो आपस में रहे, मिलजुल कर रहे, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग कम्युनिटीज, बट वो अपने धर्म को जो है वो दूसरों के साथ जो है वो मिक्स ना करें, राइट। इस प्रकार का टिंगल जो है वो नहीं होना चाहिए, यानी कि मिक्सिंग वगैरह धर्म की नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बोला कि आप रहें जो है वो शांतिपूर्वक अलग अलग, बट आप अपने स्वयं के धर्म को जो है वो प्रोटेक्ट करके रखें, प्रिजर्व करके रखें, और उसको बढ़ाएं, उसको फैलाएं, राइट। तो ये वाली चीज है। तो इस पर जो है वो थोड़ा सा इन्होंने स्ट्रेस डाला। टॉलरेंट के ऊपर इन्होंने बात करी थी। गीता के कुछ मैसेजेस जो है वो यहाँ पर इन्होंने दिए थे। तो काफी कुछ चीजें हुई थी, बट हालांकि दिस थिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये चीज एग्जामिनेशन में नहीं आएगी, बट फिर भी इन जनरल आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए। मेनली पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन के बारे में इंपॉर्टेंट क्या चीज आएगी कि इसका हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा शिकागो के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। दूसरी चीज कि अभी तक ऐसे 6 इंटरनेशनल मॉडर्न पार्लियामेंट्स हम लोग को ऑलरेडी देखने को मिल चुके हैं पास्ट में, और इसके अलावा 1988 में एक ऑर्गेनाइजेशन को भी इसमें शामिल कर लिया गया था, जिससे कि इसको और जो है वो आगे बढ़ाया जा सके, राइट। और इसी प्रकार के इवेंट्स जो है वो आगे कंटिन्यू हम लोग को देखने को मिल सके। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा इसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बात करें, हालांकि दिस थिंग इज आल्सो नॉट इंपॉर्टेंट, बट फिर भी इन जनरल याद रखना कि इसके जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो होते हैं वो अलग अलग फेथ कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उनको उस प्रकार से इलेक्ट किया जाता है। इनकी इसका जो बोर्ड होता है उसमें रिप्रेजेंटेशन जो होता है बोर्ड मेंबर्स का, वो अलग अलग कम्युनिटीज के मेंबर के तौर पर देखने को मिलता है, अलग अलग धर्म के लोगों के तौर पर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक तरफ लिखा रहेगा कि लीडर्स के नाम, यानी कि कुछ पर्सनालिटीज के नाम, दूसरी तरफ लिखा रहेगा धर्म
जैसे रिलीजन के नेम्स, जैसे कि जैन हो गया, इस्लाम हो गया, हिंदुइज्म हो गया, तो ऐसी चीजें लिखी रहेगी। और कहा जाएगा कि इसमें बताइए कि पहली कॉन्फ्रेंस जो हुई थी शिकागो के अंदर 1893 में, तो वहां पर जो है वो किस पर्टिकुलर पर्सनालिटी ने किस धर्म को रिप्रेजेंट किया था, तो ये चीज थोड़ी सी याद रखने वाली है। तो वीरचंद गांधी जी की बात करें तो ये जैन की तरफ से आए थे, जैन धर्म को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। इसके अलावा अंगिका धर्मपाल की अगर हम लोग बात करें, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये है अंगिका, अंगिका है ये, अनामिका नहीं है, ठीक है, अंगिका है, अंगिका धर्मपाल, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, मैं पीडीएफ में इसको करेक्ट करके आपको दे दूंगा। इसके अलावा इन्होंने जो है वो बुद्धिस्ट को रिप्रेजेंट किया था, बुद्धिज्म को। और सोइन शाखू की बात करें तो पहले अमेरिकन एंसेस्टर है ये जेन के, तो इन्होंने जेन को जो है वो रिप्रेजेंट किया था। स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदुइज्म को। क्रिश्चियनिटी की अगर हम लोग बात करें तो जी बॉनेट मौरी। इसके अलावा इस्लाम की बात करें तो इस्लाम के लिए मोहम्मद अलेक्जेंडर रसल वेब। इसके अलावा थीज्म या फिर ब्रह्मो समाज की बात करें तो प्रताप चंद्र मजुमदार। इसके अलावा थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो इस सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट विलियम क्वान जज और एनी बेसेंट, तो इनके द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी को रिप्रेजेंट किया गया। सो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इनसे रिलेटेड डायरेक्टली जो है वो क्वेश्चंस बनते हैं। और ये था अपना पूरा ओवरऑल टॉपिक। इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बात हो रही है पुन्नपारा वालियार अपराइजिंग के बारे में, पुन्नपारा वालियार विद्रोह के बारे में। तो देखिए ये विद्रोह जो हुआ था वो अक्टूबर 1946 के समय पे हम लोग को देखने को मिला था। ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि ICHR, इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, इनकी एक रिपोर्ट के थ्रू सजेशन दिया गया है कि कुछ कम्युनिस्ट शहीद हैं, कम्युनिस्ट मार्टियर्स हैं, ये पन्नूपारा विद्रोह के, वायलार विद्रोह के, जिसको करीविल्लूर या कावुम्बई एजिटेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसमें मौजूद जो शहीद हैं, यानी कि जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी इस विद्रोह के दौरान, तो उनका नाम जो है वो इंडिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की शहीदों की लिस्ट से हटा दिया जाए। यानी कि जो भारत के स्वतंत्रता संग्रामी थे और उनकी जो शहीदों की सूची, जो लिस्ट हम लोग को देखने को मिली थी, तो उस लिस्ट में से इनके नाम को जो है वो हटाने का सुझाव जो है, सजेशन जो है वो दिया गया है। ये ऐसा क्यों किया है इन्होंने, तो इन्होंने रीजन दिया है कि ये जो कम्युनिस्ट एजिटेशन था, ये जो साम्यवादी आंदोलन, जो कम्युनिस्ट जो विद्रोह हम लोग को देखने को मिला था, तो इसको जो है वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट की तरह काउंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उस समय हुआ था जिस समय ऑलरेडी इंटरिम गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो गई थी, जवाहरलाल नेहरू जी की इंटरिम गवर्नमेंट, और उन्होंने अपने ऑफिस को जो है वो संभाल लिया था। यानी कि उनके सत्ता में आने के बाद, यानी कि इंटरिम गवर्नमेंट जब शुरू हो गई थी, तो उसके बाद ये विद्रोह हुआ था 1946 में अक्टूबर के समय पे। और ये बेसिकली विद्रोह जो था वो इंटरिम गवर्नमेंट के अगेंस्ट था। तो अगर सरकार के अगेंस्ट अगर कोई विद्रोह हो रहा है, तो फिर कैसे ये इंडिपेंडेंस के लिए लड़ने वाले शहीद की कैटेगरी में कैसे आ सकते हैं ये विद्रोह के लोग जिन्होंने विद्रोह किया था, राइट। तो इसको लेकर जो है ये सजेशन सामने आया है, तो इसके बारे में एक बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए इसकी, ये न्यूज में टॉपिक क्यों हम लोग को देखने को मिला है। बाकी इस विद्रोह के बारे में हम लोग बात करेंगे, बट बिफोर दैट इसी प्रकार की लगातार एक और चीज भी सामने आई थी जब हम लोग ने 9 सितंबर को डिस्कस किया था मापिला रेबिलियन के बारे में, आज जिसको हम लोग मोपला विद्रोह भी कहते हैं। तो यहां पर यह भी सजेशन दिए गए थे कि इस सेम चीज जो अभी हुआ ना, कि जो शहीदों की लिस्ट में से नाम जो है वो हटा दिया जाए, जो भी लोग इस विद्रोह में शामिल हुए थे। तो वैसे ही यहाँ पर मोपला विद्रोह पर भी यही चीज कही गई थी, जो भी मोपला विद्रोह में जो शहीद हुए थे उनका नाम भी जो है वो शहीदों की लिस्ट से हटा दिया जाए, राइट। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की अभी एट प्रेजेंट देखने को मिल रही है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में भी। तो मोपला विद्रोह जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है, 9 सितंबर के लेक्चर में जाकर देख लीजिएगा। अभी आप क्या कीजिए, यूट्यूब अभी मत कीजिए, यानी कि ये वीडियो देखने के बाद यूट्यूब का जो सर्च कॉलम होता है ना, उसमें सिर्फ आपको डालना है 9 सितंबर 2020, उसके आगे आप मेरा नाम लिख देंगे कमलाक्ष झा, तो जो भी सबसे पहला जो वीडियो आएगा वो यही वाला आएगा 9 सितंबर का। तो इसके 1 मिनट 30 सेकंड पे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। और जिन स्टूडेंट्स के पास पीडीएफ आती है, तो वो स्टूडेंट्स इस पर बस क्लिक कर देना आप 1 मिनट 30 सेकंड पे, तो आपको जो है ये टॉपिक आपके सामने जो है वो खुल जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग ये पुन्नापारा वालियार रिवोल्ट के बारे में, इस विद्रोह के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग क्लास विद्रोह हम लोग को देखने को मिला था, यानी कि एक ऐसा विद्रोह था जिसमें श्रमिक वर्ग थे, मजदूर वर्ग थे इस विद्रोह के अंदर। और ये विद्रोह कहां पर हुआ था, तो प्रिंसली स्टेट ट्रावेनकोर की, वहां पर ये विद्रोह हुआ था। और ये विद्रोह किसके अगेंस्ट था, तो प्रिंसली स्टेट के जो प्राइम मिनिस्टर थे सीपी रामास्वामी अय्यर, तो उसके अगेंस्ट था ये। क्योंकि ये जो राज्य जो था ट्रावेनकोर, जो हम लोग को देखने को मिलता था, तो वहां पर ये मनमानी चलाता था मजदूरों के ऊपर, और मजदूरों के ऊपर हैवी टैक्सेस जो है वो लगा दिए गए थे। तो इसलिए ये विद्रोह जो था उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि वहां के दीवानों को हटाया जाए और टैक्सेस वगैरह जो है वो इतने हैवी ना लगाए जाए मजदूरों के ऊपर। तो मजदूरों के ऊपर जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, जो उनके ऊपर जो हैवी टैक्सेस लगाया जा रहा था,
तो उससे मुक्ति जो है ये चाह रहे थे, तो उसको लेकर ये पूरा विद्रोह हम लोग को देखने को मिला था। एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं और आपको बताता हूं कि ये जो ट्रावनकोर जो स्टेट हम लोग को देखने को मिलती है, प्रिंसली स्टेट, ये इसने डिमांड करी थी, स्पेशली इसके हेड ने, जो इसके लीडर थे सीपी रामास्वामी अय्यर, जो इसके प्राइम मिनिस्टर थे, तो इन्होंने डिमांड करी थी कि इनको इंडियन यूनियन में शामिल नहीं होना है, तो उसको लेकर भी एक इशू चल रहा था। तो ये वाला विद्रोह था इस प्रकार का। अब इस विद्रोह के सिग्निफिकेंस की अगर हम लोग बात करें, महत्व क्या थे इस विद्रोह के, तो काफी यूनिक एक प्रकार का विद्रोह था। ये बेसिकली वर्किंग क्लास ने सरकार के अगेंस्ट जो है वो विद्रोह उठा लिया था, यानी कि वर्किंग क्लास जो मजदूर वर्ग है वो सरकार के खिलाफ जो है वो खड़ी हो गई थी, और एक साथ ये खड़े हुए थे। इसमें यूनिटी जो है वो झलकी थी, क्योंकि वो जो पीरियड था 1946-47 का, आपको पता होगा कि उस समय दंगे वगैरह भी हो गए थे पार्टीशन को लेकर, याद आ रहा है कुछ? तो पार्टीशन को लेकर दंगे हो गए थे, हिंदू मुस्लिम्स के बीच में दंगे होना शुरू हो गए थे। बट यहां पर देखने को ये मिला कि यूनिटी थी, जो मजदूर क्लास थे उसमें अलग अलग धर्म के लोग थे और एक प्रकार की यूनिटी देखने को मिली थी, और यहां पर एक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई थी, तो ये वाली चीज बताई गई। इसके अलावा और इम्प्लीकेशंस इस विद्रोह के हम लोग को क्या देखने को मिले, तो बताया जा रहा था कि ये काफी सारे हिस्टोरियंस ने ये माना था कि ये एक प्रॉपर स्ट्रगल था, जिसके तहत एक इंडिपेंडेंट ट्रावनकोर जो डिक्लेयर किया जाना था, तो उसके अगेंस्ट एक प्रॉपर स्ट्रगल था। क्योंकि देखो, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले यही बताया था कि ट्रावनकोर जो है वो इंडिपेंडेंस चाह रहा था, कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर उभरे, या उसको जो है वो इंडियन यूनियन में शामिल नहीं होना, तो वो इसकी ये डिमांड थी। बट यहां पर क्या देख रहा था लोगों को कि यार ये तो सरकार जो है वो पूरी चीज यहां पर कंट्रोल कर रही है, तो इसलिए लोग जो है वो सरकार के अगेंस्ट हो गए थे टोटली। तो ये एक कम्युनिस्ट इंडिया को स्टैब्लिश करने को लेकर एक रिहर्सल टाइप का जो है हम लोग को देखने को मिला था। तो ये भी कहा जाता है काफी सारे लोगों के द्वारा, और इन रिकॉर्ड भी जो है वो ये सब चीजें कही गई है, मेंशन की गई है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड, जिसके बारे में एक जनरल आपको जानकारी होनी चाहिए, स्पेशली इसकी टाइमलाइन से रिलेटेड चीज है कि 1946 में ये विद्रोह हुआ था, कहां पर हुआ था? ट्रावनकोर में हुआ था। तो प्रीलिम्स में बेसिकली यही चीज आएंगी इससे रिलेटेड। और ये विद्रोह किसका था? तो यहां पर वर्किंग क्लास का विद्रोह था, ये चीज आपको याद रखना है बस। सिंपल 2-3 पॉइंट्स बस, उससे ज्यादा जो है वो ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं पूछाएगा। लोकेशन, ईयर, और मतलब क्यों हुआ था, ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, तो वो बस आपको तीन चीजें जो है उससे रिलेटेड पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करें तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की यहां पर बात हो रही है। तो परेश रावल जी, जो हम लोग को एक्टर देखने को मिलते हैं, परेश रावल जी, तो इनको चेयरमैन बना दिया गया है इसका नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सोसाइटी का, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इन्होंने अपॉइंट कर दिया है इनको एज अ चेयरमैन के पद पर। तो कुछ फैक्ट्स की बात करें तो ये सेटअप की गई थी संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा 1959 में। 1975 में ये एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पर बनकर आई। इसको रजिस्टर किया गया ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 जो 1860 का है, तो उसके तहत इसको रजिस्टर किया गया। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको पूरी तरह से फाइनेंस ऑफर करती है। एक भारत रंग महोत्सव है जिसको नेशनल थिएटर फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, वो 1999 में स्टैब्लिश किया गया था। ये हर साल हम लोग को देखने को मिलता है, ये एनुअल थिएटर फेस्टिवल है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सोसाइटी का, और न्यू दिल्ली में ये होता है। और आज के दिन में यानी कि प्रेजेंट टाइम की अगर हम लोग बात करें तो ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल माना जाता है। तो इसके बारे में आपको एक बेसिक आइडिया, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब बात करेंगे श्री विश्वनाथ सत्यनारायण जी के बारे में। पहले राइटर ये हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने तेलुगु में लिखी है रामायण, पहले राइटर हैं ये, और इनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी अभी थी, तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज में था, तो इनके बारे में हम लोग बेसिक डिटेल जानेंगे। तो रामायण को तेलुगु में लिखने वाले पहले व्यक्ति श्री विश्वनाथ सत्यनारायण। और ये जो रामायण है इनकी, इसको किस नाम से जाना जाता है? रामायण कल्प वृक्षम। क्वेश्चन इस प्रकार का भी बन सकता है, रामायण कल्प वृक्षम क्या है? तो तेलुगु की रामायण, या फिर रामायण कल्प वृक्षम किस भाषा में लिखी गई है? तेलुगु में। और इसी काम के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है वो सम्मानित भी किया गया था। और इसके अलावा इन्होंने हाईलाइट किया था कि कितना इंपॉर्टेंट होता है मातृभाषा में किसी चीज को समझना, किसी की चीज को जानना, अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना मातृभाषा में, क्योंकि मातृभाषा एक हम लोग को देखने को मिलती है। तो उसमें यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी चीज को अगर उसको समझना है या एक्सप्रेस करना है, तो वो अगर अपनी मातृभाषा में, मदर टंग लैंग्वेज में अगर एक्सप्रेस करेंगे, समझेंगे, तो बेटर तरीके से उनको समझ में आती है ना। इसके अलावा कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए और नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए मातृभाषा कितनी इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज को इन्होंने हाईलाइट किया था। क्योंकि तेलुगु में ये रामायण लिखी थी, तो रामायण के बारे में जो जानकारी जो है वो तेलुगु के यानी कि लोगों को, तेलुगु स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है, तो उनको जो है वो पहुंचाई, उन तक पहुंचाई, तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। और इनके और भी कुछ काम की अगर बात करें तो काफी सारी नॉवेल्स इनके द्वारा लिखी गई थी, और भी क्रिटिकल वर्क्स थे, पोएम्स थे, एपिक्स, प्लेज, सॉन्ग्स, वर्सेस, और भी काफी सारी चीजें
इनके द्वारा जो है वो की गई थी। बट बाकी इस टॉपिक में ये चीज इंपॉर्टेंट है, रामायण कल्प वृक्षम, तेलुगु की रामायण, ठीक है। तो ये चीज आपको बताना चाहिए। और पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 2। सो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन के बारे में। तो ये टॉपिक गाइस लगातार पिछले साल भी 2-3 बार न्यूज में आया था, इस साल भी अगेन स्टार्टिंग में भी, इस साल के स्टार्टिंग में भी न्यूज में हम लोग को देखने को मिला था। अगेन अब अर्नब गोस्वामी और कंगना रनौत के चलते ये टॉपिक न्यूज में आ गया है। अभी महाराष्ट्र सरकार ने ये कदम उठाया, ये फैसला लिया है कि वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन जो है वो उसका प्रस्ताव जो है वो रखेंगे हाउस में, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन हम लोग को कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट देखने को मिलेगा। तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? प्रिविलेज मोशन, प्रिविलेजेस जो है, जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, उसका उल्लंघन। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं, पहले जब आप समझोगे तब आपको जो है वो उसका उल्लंघन करने पर क्या सजा मिलती है वो चीज समझ में आएगी। तो हम लोग पहले अपने कंसेप्ट क्लियर करते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं, राइट। यानी कि संसदीय विशेष अधिकार, ये क्या होता है? तो नाम से समझ में आ रहा है, विशेष अधिकार, कुछ स्पेशल राइट्स जो है वो उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी कि कुछ अधिकार जो है वो, स्पेशल अधिकार जो है वो किनको दिए जाते हैं? संसद को, विधायकों को, राइट। तो कुछ अधिकार इनको मिलते हैं, कुछ इम्यूनिटीज इनको मिलती है, कुछ प्रोटेक्शन मिलती है, कुछ सुरक्षा मिलती है, राइट, जो कि ये एंजॉय करते हैं लेजिस्लेचर्स। तो लेजिस्लेचर जो है उनको प्रोटेक्शन दी जाती है सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी के अगेंस्ट, कि अगर वो लेजिस्लेटिव ड्यूटीज के कोर्स में, यानी कि अपनी जो लेजिस्लेटिव ड्यूटीज जो भी है उनकी, यानी कि जो भी उनके जो कार्य हैं एज अ लेजिस्लेटर के तौर पर, जो भी वो एक्ट करते हैं या जो भी वो भाषण देते हैं, कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, तो उनके स्टेटमेंट के लिए उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी, ना सिविल ना क्रिमिनल। तो ये प्रोटेक्शन जो है वो मिलती है किसको? लेजिस्लेचर्स को। तो ये होता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। और ये चीज इंडियन पार्लियामेंट के लिए आर्टिकल 105 में मेंशन्ड है और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए आर्टिकल 194 में मेंशन्ड है, राइट। और इसका उल्लंघन जो है वो किसको कहा जाएगा? यानी कि अब देखो, प्रिविलेजेस आप समझ गए हो कि प्रिविलेजेस क्या होते हैं, अब इसका उल्लंघन क्या होता है। तो इसके उल्लंघन के बारे में कोई क्लियरली डेफिनेशन नहीं हम लोग को देखने को मिली है, एज सच कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि इसके उल्लंघन जो है उसका क्या मतलब है। बट हाँ, जनरली ये चीज कही जाती है, सिंपल तौर पे समझना कि जनरली ये चीज कही जाती है कि अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, कोई भी, राइट, या फिर पार्लियामेंट हो गई यानी कि पूरा हाउस, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर पूरा का पूरा हाउस, उसको अगर कोई थर्ड पार्टी डिस्टर्ब करती है, जैसे कि मीडिया, बोले मीडिया की बात करते हैं, तो मीडिया है, अर्नब गोस्वामी मीडिया से है, तो मीडिया की बात करें तो मीडिया अगर कुछ स्टेटमेंट जो है वो हाउस से रिलेटेड बोलती है, या बार बार किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को टारगेट करते हुए उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स बार बार बोल रही है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या हो रहे हैं? वो अपना काम नहीं कर पा रहे, अपनी ड्यूटीज, अपने फंक्शंस जो है वो नहीं कर पा रहे, उनको बाधा लग रही है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, यानी कि हाउस को, ये सब स्टेटमेंट्स, वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे, अपनी ड्यूटीज को जो है वो फॉलो अप नहीं कर पा रहे, तो उस चीज को जो है वो माना जाएगा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। इस चीज को माना जाता है कि जब कोई डिस्टर्ब करे। इसको ऐसे समझो कि अगर आप अपने रूम में बैठे हो, आपका छोटा भाई या बड़ा भाई या छोटी बहन, बड़ी बहन अगर रूम पे आ जाते हैं, बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप क्या हो रहे हैं? अपने काम को नहीं कर पा रहे, तो आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो वैसे ही जब पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर जब वो डिस्टर्ब होते हैं, या उनके मेंबर्स जब डिस्टर्ब होते हैं, किसी थर्ड पार्टी के कारण अपना काम नहीं कर पाते, तो उस समय थर्ड पार्टी के ऊपर जो है वो ये ब्रीच माना जाता है प्रिविलेजेस का, राइट। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है। और ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस या फिर कंटेम्प्ट ऑफ हाउस जो होता है, ये कब होता है? जब कोई स्पीच के थ्रू, यानी कि बोलकर या प्रिंट करके या पब्लिश करके कोई भी ऐसा फॉल्स स्टेटमेंट उस हाउस से रिलेटेड या उस हाउस के मेंबर से रिलेटेड अगर पब्लिश कर दें, तो फिर वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज माना जाएगा। वो चीज जो सेम मैंने अभी आपको समझाई है, राइट। और पूरा प्रोसीजर क्या होता है, पूरा प्रोसीजर क्या फॉलो करना होता है इस ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस के मामले में, तो हम लोग को ये चीज देखने को मिलती है कि ये जो पूरा प्रोसीजर होता है, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर या लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन, ध्यान देना, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर या लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन, तो ये एक प्रिविलेज कमेटी जो है वो सेटअप करते हैं। जब भी उल्लंघन होता है तब ये सेटअप की जाती है कमेटी, और इस कमेटी के अंदर 15 मेंबर होंगे असेंबली के और 11 मेंबर होंगे काउंसिल के। और जिस जगह पर काउंसिल नहीं है, जिस पर्टिकुलर स्टेट में, तो वहां पर सिर्फ 15 मेंबर ही हम लोग को देखने को मिलेंगे। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताइए कि कौन सी राज्य में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों ही है। तो फटाक से नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताइए। तो ये 15 मेंबर और 11 मेंबर, ये वाली चीज आपको याद रखनी है। तो एक प्रिविलेज कमेटी बैठती है। अब कमेटी क्या करेगी? तो ऑब्वियस ही बात है, वो डिसाइड करेगी कि जो वाकई में उल्लंघन हुआ है कि नहीं हुआ है प्रिविलेजेस का, है ना। तो और इस कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेट किसके द्वारा किए जाते हैं? तो हाउस की, जिस हाउस की स्ट्रेंथ होती है, यानी कि हाउस के अंदर जिस पार्टी की स्ट्रेंथ होती है, यानी कि कुल मिलाकर रूलिंग पार्टी, तो रूलिंग पार्टी जो है वो नॉमिनेट करती है इस कमेटी के मेंबर्स को। और चेयरमैन और स्पीकर जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं फाइनली कि मोशन
जो है वो लाना है कि नहीं लाना है, वो क्यों कब डिसाइड करेंगे, जब उनको लगता है कि वाकई में, यानी कि देख के ऐसा लगता है स्पीकर और चेयरमैन को कि क्या वाकई में यानी कि उल्लंघन हुआ है कि नहीं हुआ है प्रिविलेजेस का। तो इस चीज को पहले जो है वो चेक कर देखते हैं, यानी कि देख कर ऑब्जर्व करते हैं। क्योंकि देखो नॉर्मल सी बात है, आप बैठे हुए हो, आप देख रहे हो टीवी पर कि कोई मीडिया पर्सनालिटी जो है वो किसी एमपी को या एमएलए को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको खुद को ही पता लग जाएगा, आप ऑब्जर्व कर लोगे हाँ यार ये तो जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है, ये तो गलत बात है। वैसे ही स्पीकर या फिर चेयरमैन, ये पहले फर्स्ट पॉइंट इन्हीं से शुरू होता है कि ये पहले देखकर डिसाइड करते हैं, प्राइमा फेसी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, देखकर डिसाइड करते हैं कि यार वाकई में हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जब उनको लगता है कि हाँ यार वाकई में ये जो है वो उल्लंघन हुआ है प्रिविलेजेस का, तो फिर वो इस प्रिविलेज कमेटी को जो है वो फॉरवर्ड कर देते हैं कि पूरा प्रोसीजर जो है वो शुरू करें, और कमेटी जो है वो पूरी प्रॉपर तरीके से जांच करती है, ये सुनिश्चित करती है कि ये वाकई में इस प्रकार का हुआ है कि नहीं हुआ है, यानी कि उनके साथ वाकई में फॉल्स स्टेटमेंट उनको दिए है कि नहीं दिए, प्रिविलेजेस का उल्लंघन हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट। और कमेटी जो होती है वो क्वाजी जुडिशियल पावर्स उसके पास होती है, ये बुलवा सकती है सामने वाले व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति है, जैसे कि जिसके जो विक्टिम है, यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विक्टिम है उसको बुलाएगी, तो उससे पूछताछ करेगी, और जिसने उल्लंघन किया है उसको भी बुलाकर पूछताछ कर सकती है। तो और वेरियस लोगों को पूछताछ कर सकती है, वेरियस लोगों को बुलाकर इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि वाकई में जो है वो ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि नहीं दिया, किसी ने किसी के खिलाफ उल्लंघन हुआ है कि नहीं हुआ। तो उस प्रकार की चीजें होती है, प्रॉपर तरीके से जांच होती है, राइट। उसके बाद फिर ये रिकमेंडेशन देती है मतलब कि क्या जो है वो आगे चल के करना चाहिए, ठीक है। और फिर वो पनिशमेंट देती है, पनिशमेंट की रिकमेंडेशन दे देती है कि ये फलाना पनिशमेंट जो है वो मिलनी चाहिए इस फलाना व्यक्ति को, गिल्टी को, कि जो भी गिल्टी होता है तो। और पनिशमेंट के तौर पर उसको बुलाया जाता है और उसको वार्निंग वगैरह दी जाती है, हाउस के सामने जो है उसको कहा जाता है कि आप जो है वो माफी मांगिए, राइट। और या फिर इवन इतना भी होता है कि जेल तक हो सकती है। तो ये सब चीजें हैं पनिशमेंट के तौर पर। और मीडिया के मामले की अगर हम लोग बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जो मीडिया को वेरियस फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती थी, वो फैसिलिटीज जो है वो उनको जो है वो बंद कर दी जाती है उनके लिए। और पब्लिक अपॉलॉजी जो है वो उनसे बोली जाती है कि पब्लिक के बीच में जो है वो माफी मांगे आप। तो ये कुछ चीजें हैं पूरी डिटेल में जो अपन ने डिस्कस करी प्रिविलेज से रिलेटेड, यानी कि ये जो प्रिविलेज के ब्रीच के बारे में जो हमने बात करी थी, और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में हमने बात करी थी। तो ये पूरा का पूरा हमने देख लिया, इससे बाहर का आपसे और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, जो भी होगा वो इसी के अंडर हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एंड गाइस अभी आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा आप लोगों से। अभी एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने वीडियो को पॉज किया था अपने साइड से, मैं ये लेक्चर बना रहा था, तो फिर मैं एक्चुअली बीच बीच में करता हूँ। द रीजन मीन मुझे सुनना रहता है कि यार मैंने जो पीछे बोला है तो उसमें कोई आवाज वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही कहीं पे। तो अभी मैंने चेक किया तो थोड़ी सी दिक्कत आई है बीच बीच में, आपने शायद ऑब्जर्व किया भी होगा उस चीज को। तो मैं उसके लिए गाइस माफी चाह रहा हूँ, और वो शायद हो सकता है 1-2 दिन तक और आए। द रीजन बीइंग इज कि अभी एकदम से पता नहीं क्या हुआ है, यहाँ पे वेदर वगैरह चेंज हो गया है। और अगर आप मुझे काफी समय से फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग जानते हैं कि मुझे जो है वो स्पाइन का एक इशू है, और ये लॉन्ग टर्म इशू है, क्रॉनिक डिजीज है मुझे एक। तो उसके चलते अब मुझे हल्का हल्का जो है पेन होना शुरू हो गया, स्टिफनेस जो है वो होना शुरू हो गई। हालांकि 1-2 दिन पहले से हो रही थी, बट आज थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो इसलिए मैंने प्रिकॉशंस के तौर पर मैं लेट गया हूँ बाकायदा, कि लेट कर ही जो है वो पूरा काम कर रहा हूँ अभी, जिससे कि एकदम से ऐसी स्थिति ना हो जाए कि जो कि अभी 2-3 महीने पहले हुई थी, कि हॉस्पिटलाइज वगैरह हो गया था मैं, हालत खराब हो गई थी पूरी वाली। तो अभी वही इसलिए मैं थोड़ा सा प्रिकॉशन ले रहा हूँ। तो अगर बीच बीच में अगर कोई आवाज कम ज्यादा लगे, क्योंकि मैं लेटा हुआ हूँ ना, तो एकदम जैसे कि मैं सर्वर हिलाता हूँ तो वो माइक थोड़ा सा दब जाता है, राइट। तो उसको थोड़ा सा प्लीज कंसिडर कर लेना, या फिर अपने एकदम ज्यादा तेज आवाज आए तो अपने वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कर लेना प्लीज। 2-3 दिन की बात है, उस मैनेज कर लो, बाकी फिर उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। तो मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि एकदम से पेन वेन ना बढ़े, क्योंकि ये पेन जब बढ़ता है तो ये मान के चलो कि वो पेन से अच्छी मौत है। हमें आपको उससे अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मतलब कि जो ये पेन होता है इस चीज का, कभी आप सर्च करिएगा, वैसे आपको पता होगा शायद, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं काफी समय से। मुझे HLA-B27 का इशू है, एंकलूजिंग स्पॉन्डिलिटिस जिसको बोलते हैं। तो वो बहुत बहुत बुरी हालत है यार, हालत खराब हो जाती है एकदम, क्या बताएं। चलो एनीवेज, अब ये फालतू की बात के लिए माफी चाहूंगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें हम लोग बात करेंगे केबल टीवी नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट 1995, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे गाइस। तो ये जो टॉपिक जो हम लोग को न्यूज में देखने को मिल रहा है, ये एक कंट्रोवर्सी के चलते देखने को मिल रहा है। एक न्यूज चैनल है सुदर्शन न्यूज चैनल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूपीएससी जिहाद की यहाँ पर बात हो रही है। तो एक सुदर्शन न्यूज चैनल है, एक हिंदी चैनल है, जो कि एक कंट्रोवर्शियल प्रोग्राम जो है वो चला रहा है। इस प्रोग्राम को चलाने के लिए सरकार ने अलाउ कर दिया है, राइट। और इस प्रोग्राम के अंदर एक कॉन्स्पिरेसी दिखाई जा रही है, एक्सपोज किया जा रहा है कि मुस्लिम्स को सिविल सर्विसेज के अंदर भरा जा रहा है, यानी शामिल किया जा रहा है। तो ये फालतू की चीज है, इस प्रकार की बताई जा रही है, पता नहीं क्या है ये। और आप लोग को अभी एट प्रेजेंट सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे ध्यान देना है, बाकी कंट्रोवर्सी पे
ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कंट्रोवर्सी से रिलेटेड चीजें पूछी नहीं आती, ये इन जनरल इंटरव्यू वगैरह में आपसे पूछी आएगी, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए, राइट। बट सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में भी नहीं आएगा, ना मेंस में आएगा इस प्रकार। मेंस में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं इस प्रकार के, मतलब ड्यूअल टाइप के, बट इस तरीके के नहीं आएंगे कि मुस्लिम्स को डाला जा रहा है, इस प्रकार की चीजें कभी नहीं आती, ठीक है, ये फालतू की चीज है। बट फिर भी अभी न्यूज में आया तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। तो सरकार ने इस चीज को लेकर क्या कहा, तो ये न्यूज चैनल क्या कर रहा था, खुलासा कर रहा था कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, उसमें ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम को भरा जा रहा है जानबूझ के, और जिहादियों को भरा जा रहा है, तो इस प्रकार की चीज है। इसका एक ट्रेलर आया था, तो उसके थ्रू जो है वो ये सब चीजें सामने आई हैं। तो अभी सरकार का कहना यह है, जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है, उन्होंने कहा है कि वो प्री सेंसर एक प्रोग्राम को नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, वो एक प्रोग्राम को टेलीकास्ट करने से पहले उसको बंद नहीं कर सकते। जैसे ही मूवीज आती हैं, मूवीज में सेंसर बोर्ड क्या करती है, आपने सुना होगा ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, सेंसर बोर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, सेंसर बोर्ड नहीं होती, आपने सुना भी होगा कि यार सेंसर बोर्ड ने मूवी पास नहीं करी, ये सीन काट दिया, वो सीन काट दिया। तो सेंसर बोर्ड क्या करती है, फिल्म के रिलीज होने से पहले वो एक्शन ले सकती है। बट यहां पर टीवी के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं है, टेलीविजन के लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं है। ऐसा कोई सेंसर बोर्ड स्टार्टिंग में टेलीविजन के लिए हम लोग को नहीं देखने को मिलता है, राइट, क्योंकि इंडियन ब्रॉडकास्ट रूल जो है वो परमिट नहीं करता है प्री सेंसरशिप टेलीविजन प्रोग्राम्स के लिए और टेलीविजन एडवर्टीजमेंट के लिए, राइट। तो इसीलिए जो है वो उसको बैन नहीं किया जा सकता, और इसीलिए जो है ये अलाउ किया जा रहा है कि ये एयर होगा, और अगर इसमें फिर प्रॉब्लम आती है तो फिर बाद में एक्शंस लिए जाएंगे। और सिर्फ फिल्म्स और फिल्म ट्रेलर ही प्री सर्टिफाइड जो है वो होते हैं, उसकी सेंसरशिप हम लोग को पहले से एडवांस में देखने को मिलती है, टेलीविजन के लिए नहीं देखने को मिलती। यहीं पर ही सिविल सर्विसेज के अंदर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आ सकते हैं, याद रखना। फिल्म के लिए ये अलाउड है प्री सेंसरशिप, टेलीविजन शोज के लिए अलाउड नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात। आगे की बात करें, पूरा मुद्दा क्या था, तो मुद्दा हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए जानना है, बट फिर भी जनरल जान लो। तो सुदर्शन न्यूज एपिसोड जो है वो अभी सामने लेकर आ रहा है, इसका भी एक प्रोमो ट्रेलर सामने आया है, जिसमें उसने एक कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करी है, एक षड्यंत्र के बारे में बात करी है कि ब्यूरोक्रेसी जिहाद और यूपीएससी जिहाद इस प्रकार का षड्यंत्र था। तो उसका ट्रेलर जो था वो काफी क्रिटिसिज्म उसमें देखने को मिल रहा है, उठता हुआ नजर आ रहा है कि इस प्रकार का जो उसका ट्रेलर था, इसमें गालियां वगैरह भी थी, हेट स्पीच वगैरह भी थी, इस प्रकार की चीजें थी यहाँ पे, राइट। और एपिसोड जो था उसको दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, फिर बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया था। फिर सुदर्शन न्यूज ने अप्रोच किया दिल्ली हाई कोर्ट को, और फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है वो फाइनल कॉल लेगी, यानी कि फाइनल डिसीजन जो होगा वो आईबी मिनिस्ट्री का होगा। बट अब इस मिनिस्ट्री ने कह दिया कि अलाउ किया जाएगा, एयर होगा, और फिर बाद में अगर उल्लंघन लगता है तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बट हम लोग थोड़ा सा रूल्स देखेंगे कि ये केबल टीवी नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट 1995 के क्या रूल्स हैं। तो इसका जो सेक्शन 20 है ये कहता है कि सरकार क्या कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है या फिर बैन कर सकती है ऐसे किसी भी प्रोग्राम को जिस प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम एंड एडवर्टाइजिंग कोड जो है उसका वॉयलेशन हुआ हो। तो जिस भी प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम एंड एडवर्टाइजिंग कोड का वॉयलेशन हुआ होगा तो उसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को बैन किया जाएगा, प्रोहिबिट किया जाएगा। तो ये चीज सबसे पहली चीज तो इसका सेक्शन 20 ये कह देता है। और अभी तक कोई ऐसा प्री सर्टिफाइड कंटेंट टीवी के लिए अवेलेबल नहीं है, तो ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और आज की डेट में इस प्रकार के नोटिस जो है वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि बैन तभी किया जाता है जब वो एक बार एयर हो जाता है, यानी कि पब्लिक के बीच में आ जाता है, पब्लिश हो जाता है, तो उसके बाद बैन कर सकते हैं, बट पहले नहीं कर सकते। तो ये वाला एक इशू है। और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर, ये आईबी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ये पूरे कंटेंट को मॉनिटर करती है जो भी टेलीकास्ट होता है, और यही चेक करती है कि प्रोग्राम और एडवर्टाइजिंग कोड जो है उसका कहीं उल्लंघन तो नहीं हुआ, तो ये चेक करती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। आगे की बात करें, और जो स्पेसिफिक कंप्लेंट्स होती है कोड वॉयलेशन से रिलेटेड, वो इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी चेक करती है। तो अगर कोई भी उल्लंघन होता है तो उस उल्लंघन के ऊपर जो कार्रवाई होती है, यानी कि जो मॉनिटरिंग बॉडी जो हम लोग को देखने को मिल रही है, तो ये बताती है कि उल्लंघन हो गया, तो फिर कार्रवाई जो होती है वो इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी के द्वारा की जाती है फर्दर, ठीक है। और रूल 6 जो है केबल टीवी नेटवर्क्स की, इसकी अगर हम लोग बात करें तो देखिए, चैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसको इंश्योर करना होगा कि जो भी वो प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं तो वो प्रोग्राम इस कोड का वॉयलेशन ना करे, यानी कि उल्लंघन ना करे इस कोड का जो सेटअप किए गए हैं, राइट। और सब सेक्शन सी जो है रूल 6 का, ये मेंशन करता है कि प्रोग्राम जिसके अंदर अटैक्स हैं धर्म के ऊपर, कम्युनिटीज के ऊपर, ऐसा कोई विजुअल या फिर ऐसे वर्ड्स वगैरह, गाली गलौज, इस प्रकार की चीजें धार्मिक आधार पर, धार्मिक ग्रुप के लिए या किसी, तो इन सब चीजों को जो है वो नहीं लाना चाहिए, इन सब चीजों को प्रमोट नहीं करना, ये सब चीजें जो होंगी वो बैंड होगी। तो ये सब चीजें इसमें यहां पर मेंशन्ड है। बट यहां पर अब अगर देखिए बताया जा रहा है ये प्रोग्राम आ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि इस प्रोग्राम ने ये रूल्स वगैरह देखे होंगे, तो क्योंकि आपने देखा होगा ना कभी कभी प्रोमो आते हैं, ट्रेलर्स आते हैं, ट्रेलर को देख के लगता तो है कि अरे यार ये तो बहुत खतरनाक होने वाला है, फिर बाद में जब मूवी देखो या पूरा प्रोग्राम देखो तो लगता है अरे यार ये तो कुछ था ही नहीं जो देखा,
है ना। तो ऐसा भी हो सकता है इन लोग का, वो भी हो सकता है कि क्योंकि कई बार होता है ना कॉन्स्पिरेसी करके लोग अपनी पॉपुलैरिटी गेन कर लेते हैं एकदम से, राइट, हवा बना लेते हैं। कई बार आपने काफी सारे लोगों को देखा भी होगा, कुछ तो भी मतलब बोल देते हैं पब्लिक के बीच में जिससे कि उनको अटेंशन मिल जाए। और कई बार होता है ऐसा, अक्सर आपको देखने को मिलता है, आप नजर घुमा के फिरोगे आपको देखने को मिलेगा कोई ना कोई ऐसी अटेंशन सीकर होते हैं जो बीच बीच में हर 3-4 महीने में कुछ ऐसी ऐसी चीजें करते रहते हैं जिससे कि एकदम से क्राउड जो है वो आ जाए उनके पास। तो ये सब चीजें होती है। तो इस प्रकार के प्रोग्राम्स वगैरह जो होते हैं वो काफी ट्रेंड होते हैं ये सब चीजें करने के लिए, राइट। अब इस न्यूज की बात करेंगे, यहां पर बात हो रही है यूएस फॉरेन एजेंट्स एक्ट के बारे में। तो देखिए गाइस, बीजेपी जो है वो पहली इंडिया की ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बन गई है जो कि ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी, ये इसका एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, जो कि रजिस्टर्ड हो गया है फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, जिसको फारा बोलते हैं, फारा 1938 के अंडर। और ये फारा जो आती है वो यूनाइटेड स्टेट्स की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अंडर आती है। सिंपल तौर से आपको ये समझना है, बीजेपी का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर रजिस्टर हो चुका है। और इसके रजिस्ट्रेशन के बाद क्या हम लोग को अब देखने को मिलेगा इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी हर एक मीटिंग के बारे में जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, वो प्रोवाइड करानी पड़ेगी यूनाइटेड स्टेट्स के लेजिस्लेचर्स को, राइट। और जो भी इवेंट ये ऑर्गेनाइजेशन करता है उसको बताना पड़ेगा। जो भी फंडिंग यूनाइटेड स्टेट्स के ग्रुप्स को, इस ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है, उसका पूरा यानी कि प्रॉपर डिटेल जो है वो मेंशन करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, राइट। और बट बताया जा रहा है कि अभी एट प्रेजेंट जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो इलेक्शंस हम लोग को देखने को मिलेंगे, या फिर इन जनरल कभी भी जो इलेक्शंस होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, तो इलेक्शन के दौरान जितनी भी ऐसी ये जो फॉरेन एजेंट्स बॉडीज हम लोग को, फॉरेन एजेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार के हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो कि बीजेपी का एक है, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ द बीजेपी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन फिर उस समय जो है वहां पर किसी प्रकार से एक्टिव नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वो एक्टिव होंगे तो इसको एक फॉरेन इंटरफेरेंस के तौर पर देखा जाएगा और फिर वो गलत माना जाएगा, राइट। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को फिर बैन भी किया जा सकता है। तो इलेक्शन के समय पे ये सब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हेल्प नहीं कर सकते किसी भी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स के इलेक्शन के समय पे, कुछ भी नहीं कर सकता, यानी कि वो एक्टिविटी जो होगी उनकी बंद होनी चाहिए, किसी भी प्रकार से वो एक्टिव नहीं होने चाहिए। अब थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे 1938 के फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में, फारा के बारे में। तो देखिएगा इसमें मेन फोकस ये किया गया था, जो फासिज्म जो हम लोग को देखने को मिलता है, फासिस्ट प्रोपेगेंडा, जो फांसीवादी जो प्रचार हम लोग को देखने को मिला था अमेरिका के अंदर, तो उसको रोकने के लिए जो है वो ये चीज लाई गई थी, फारा को लाया गया था। क्योंकि इस प्रकार के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनकी क्या एक्टिविटीज है, उनके क्या मूवमेंट है, वो कहाँ मीटिंग कर रहे हैं, किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, तो उसकी पूरी डिटेल चाहिए थी यूनाइटेड स्टेट्स की लेजिस्लेचर को। तो इसके लिए उन्होंने ये फारा लेकर आ गया कि जितने भी फॉरेन कंट्रीज के ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हैं और काम करते हैं, तो वो पूरी डिटेल जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की लेजिस्लेचर को दें, राइट, यूनाइटेड स्टेट्स सरकार को दें। तो ये इस चीज को लेकर जो है वो ये चीज लाई गई थी। और इसमें फोकस यही होता है कि जितने भी फॉरेन एजेंट्स होते हैं उनको रजिस्टर कराना होता है जस्टिस डिपार्टमेंट के पास, क्योंकि जस्टिस डिपार्टमेंट के अंदर ही ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और उनको अपनी पूरी एक्टिविटीज जो है वो पब्लिकली डिस्क्लोज करनी पड़ती है। वो लेजिस्लेटर को डिस्क्लोज जब करते हैं तो लेजिस्लेचर के थ्रू वो पब्लिश हो जाती है उनकी पूरी एक्टिविटी प्रेस रिलीज के तौर पर, राइट। और उनको पूरे अपने रिलेशनशिप जो है वो फॉरेन गवर्नमेंट के साथ वो पूरे बताने पड़ते हैं, दिखाने पड़ते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड प्रस्तुत करनी पड़ती है। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। और ये किस पर्पस के लिए उपयोग में ली जाती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टूल के तौर पर हम लोग को देखने को मिलती है कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर फॉरेन इन्फ्लुएंस किस प्रकार का है, राइट। और ये नेशनल सिक्योरिटी को के थ्रेट को एड्रेस करने पर भी काफी हेल्पफुल रहती है। इसका क्या मतलब हुआ, तो ये इसका मीनिंग काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये फॉरेन इन्फ्लुएंस की यहां पर बात हो रही है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब अगर कोई भी, जैसे मान के चलो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अगर बीजेपी का ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्वाइट पॉसिबल यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वहां के लोगों को वो इन्फ्लुएंस कर सकता है वहां के इलेक्शन के लिए, इलेक्शन के अंदर, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन जो होगा ये पूरा प्लानिंग करेगा, राइट। और प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये, और वहां पर जाकर जो है वो अपनी जो भी इसके मकसद होंगे, उसको मिशन जो होंगे उसको अचीव करने के लिए वेरियस प्रोपोगेंडा, वेरियस कैंपेन्स वगैरह लेकर आएगा, वेरियस चीजें करेगा। तो अगर कोई दूसरी कंट्री का अगर ऑर्गेनाइजेशन इस कंट्री के अंदर है, मान के चलते हम लोग अभी यूएसए की बात नहीं करते, एक्स वाई की बात करते हैं। अगर देखो ये वाई कंट्री है और ये एक्स कंट्री है, अब वाई कंट्री का कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्स कंट्री में अगर ऑपरेट होगा, और या फिर इसको ऐसे समझो यार कि अपनी कंट्री के अंदर कोई फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन आके ऑपरेट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कल को आप आईएएस आईपीएस बनोगे तो आपको उस पर नजर रखनी पड़ेगी ना, कि कहीं ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ हरकतें तो नहीं कर रहा, मतलब कहीं हमारे लोगों को भड़का तो नहीं रहा किसी तरीके से, या फिर कुछ चीजें जो है वो चेंजेस तो नहीं लेके आने वाला है यहाँ पर वो कुछ, यानी कि कुछ भी किसी भी प्रकार का इन्फ्लुएंस, चाहे वो पॉलिसी में हो, चाहे वो लोगों के बीच में हो, या कुछ भी XYZ। तो इस चीज को देखने के लिए, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल के तौर पर लाया गया है ये कानून।
राइट, क्योंकि पूरी तरह से जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में एस्टैब्लिश्ड है। तो इस चीज के लिए देखने को मिला, और बीजेपी अभी यहां पर है तो इसके लिए अब इसको बीजेपी को इसमें जो है वो शामिल कर लिया गया, बीजेपी के एक ऑर्गेनाइजेशन को। और सेंट्रल पर्पस ये है फारा का कि ये ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है, क्योंकि लोगों को पूरा पता लगता है ना, कि एक तो लेजिस्लेचर को पता लग जाता है, लेजिस्लेचर के थ्रू लोगों को पता लगता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, किस प्रकार से वहां के जो लोग हैं जो उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, अमेरिकन पब्लिक जो है उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, उनके ओपिनियन को, बेसिकली पॉलिसीज लॉज, जो मैंने भी आपको स्टार्टिंग में समझाया था। तो ये वाली चीज है। तो ये बेसिकली फारा से रिलेटेड इतनी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। और अगर फारा का कोई उल्लंघन करता है, यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फारा का उल्लंघन करता है जानबूझ के, राइट, क्योंकि फारा के थ्रू बोला गया है कि उसको इन्फॉर्मेशन देनी है लेजिस्लेचर को, अगर वो नहीं दे रहा है, चुपचाप जो है वो सीक्रेटली मीटिंग कर रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, यूनाइटेड स्टेट्स के ग्रुप्स जो है वेरियस, उनसे फंडिंग अगर हासिल कर रहा है बट उसकी भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो ये उल्लंघन हो गए। तो उल्लंघन के तौर पर जो है वो 5 साल की जेल हो सकती है और $2.5 लाख तक का फाइन, मैक्सिमम $2.5 लाख तक का फाइन, या फिर दोनों। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिलती है। और अगर छोटा मोटा अगर इन्होंने वायलेशन किया, हल्का फुल्का वायलेशन किया, तो 6 महीने तक की जेल और $5,000 या फिर दोनों, जेल और फाइन दोनों ही जो है वो लगाया जा सकता है वायलेशन के तौर पर। तो ये था पूरा ओवरऑल मामला, पूरा ओवरऑल टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, 5 स्टार विलेज स्कीम की बात हो रही है। 5 स्टार विलेज स्कीम, तो इसमें ये देखो आप, ये 5 स्कीम्स हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे समझना, 5 स्कीम्स हैं ये। जो भी गांव, विलेज स्कीम है ये, विलेज स्कीम, जो भी गांव इन 5 स्कीम में से जितनी भी स्कीम को जो है वो जैसे जैसे अचीव करता जाएगा वैसे वैसे उसको स्टार मिलते जाएंगे। जैसे कि किसी गांव ने 3 स्कीम्स जो है उसको अचीव कर लिया तो वो गांव 3 स्टार कहलाएगा। किसी गांव ने 5 स्कीम को अचीव कर लिया तो वो 5 स्टार गांव कहलाएगा। ये चीज है 5 स्टार स्कीम के अंदर। और ये 5 स्टार स्कीम कौन, किसके द्वारा लॉन्च की गई है, याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा लॉन्च की गई है 5 स्टार विलेजेस स्कीम। ये इंश्योर करने के लिए कि गांव क्षेत्र में जो पोस्टल स्कीम जितनी भी है गांव क्षेत्रों के अंदर, उनको यूनिवर्सल कवरेज जो है वो पूरी कंट्री के अंदर मिल सके, राइट। तो ये वाली चीज है। और अभी एट प्रेजेंट महाराष्ट्र के अंदर पायलट बेसिस पर इसको लॉन्च किया गया, यानी कि देखने के लिए कि ये स्कीम जो है वो किस प्रकार से ऑपरेट हो रही है, और अगर सक्सेसफुली ऑपरेट हो जाती है तो पूरे इंडिया में जो है ये लागू कर दी जाएगी, राइट। तो ये वाली चीज है। अब स्कीम के अंदर इस पर्टिकुलर ये जो 5 स्टार स्कीम है, इसमें और कौन सी पोस्टल की स्कीम्स मौजूद है, क्योंकि इस स्कीम के अंदर स्कीम्स है, यानी कि इस स्कीम के अंदर जो भी गांव जो है, जो पोस्टल डिपार्टमेंट की जितनी भी स्कीम्स को अचीव करते जाएंगे तो वैसे वैसे जो है वो उनको स्टार जो है वो बढ़ते जाएंगे, यानी कि उस गांव के आगे, नाम के आगे। तो स्कीम में ये सब है कि सेविंग बैंक अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट आरडी जिसको हम लोग बोलते हैं, एनएससी, केवीबी सर्टिफिकेट्स, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट, जो फंड पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट जो कि लिंक होता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट से, राइट। और इसके अलावा पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, रूरल पोस्टल इंश्योरेंस पॉलिसी, इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अकाउंट और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अकाउंट। तो इसके बारे में तो आपने पहले पढ़ा भी होगा, और बाकी ये लाइफ इंश्योरेंस वगैरह तो ये कॉमन चीजें, इसको रटने की आपको आवश्यकता नहीं, इन जनरल बस आपको आपने सुन लिया, बस वही काफी है, इस पर एक नजर रखनी, बाकी इतना रटने वटने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे ही कोई भी विलेज, जो मैंने भी आपको ऑलरेडी बता ही चुका है कि अगर किसी विलेज ने 4 स्कीम जो है वो पूरी कर ली तो उसको 4 स्टार का स्टेटस मिल जाएगा, किसी ने 3 स्कीम जो है वो अचीव कर ली तो उसको 3 स्टार का स्टेटस मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी रेटिंग दी जाएगी गाँवों को, राइट, इस तरीके से। और उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, यानी कि इस स्कीम को पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने के लिए एक टीम है, और टीम जो है उसमें 5 ग्राम डाक सेवक हम लोग को देखने को मिलेंगे, जो कि गांव-गांव पर मार्केटिंग वगैरह करेंगे ये सब जो स्कीम्स है इनके प्रोडक्ट्स की। इसमें देखिए आप लाइफ इंश्योरेंस स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही, वेरियस अकाउंट्स को ओपन करने की स्कीम है, तो उसकी मार्केटिंग करेंगे ये ग्रामीण डाक सेवक जाके, राइट, ये वाली चीज है। और बताया जा रहा है कि टीम के जो हेड होंगे वो ब्रांच पोस्ट मास्टर होंगे कंसर्न ब्रांच ऑफिस के। इसके अलावा एक मेल ओवरसीयर भी हम लोग को देखने को मिलेंगे, जो कि पर्सनली देखेंगे डेली बेसिस पर कि ये किस प्रकार से ये स्कीम जो है वो प्रोग्रेस कर रही है, किस प्रकार से जो ग्राम डाक सेवक है वो मार्केटिंग कर रहे हैं, और किस प्रकार से लोगों तक जो है वो बेनिफिट्स मिल रहा है ये सब स्कीम्स का, और लोग ले रहे हैं ये सब स्कीम्स को, राइट। और इसके अलावा अगेन फिर से दोबारा से निगरानी रखी जाएगी, मॉनिटर किया जाएगा डिविजनल हेड, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पोस्ट और इंस्पेक्टर पोस्ट के द्वारा, राइट, उस क्षेत्र के। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में एक जनरल आपको आइडिया होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। अब बात करेंगे सरोड पोर्ट्स के बारे में, SAROD पोर्ट्स के बारे में। तो ये देखो आप, पोर्ट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जस्टिस की यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि ऑब्वियस ही बात है कि कहीं ना कहीं विवाद से रिलेटेड ये टॉपिक है, क्योंकि ये विवाद भी हो रहा है, और विवाद को रोकने के लिए बीच में एक बंदा हम लोग को यहाँ पर नजर आ रहा है जो विवाद को रोक रहा है, राइट। तो इस फोटो को देखकर ही आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, अभी पढ़ लेंगे तो, और दोबारा से अब इस फोटो को देखोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी आने वाले समय में रुक जाइए थोड़े समय, मतलब
मुझे थोड़ा सा और टाइम दीजिएगा, 15-20 दिन, तो ये मान के चलिए धीरे से मैं इस प्रकार की भी चीजें लेकर आऊंगा। मैंने प्लानिंग तो बहुत की हुई है आप लोगों के लिए कि कितना मतलब आपके लिए करंट अफेयर्स इतना इजी बना दो कि आपके दिमाग में छप जाए पूरी चीजें। तो मैं इस प्रकार की चीजें भी लाऊंगा कि जैसे कि आपको पूरा टॉपिक पढ़ाने के बाद एक फोटो ऐसी दे दूंगा जिस फोटो को देखकर आपको पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। सिर्फ एक स्लाइड देखिए आपने और पूरा टॉपिक दिमाग में छप गया। इस टाइप से जैसे कि अभी अपन पहले ये पढ़ते हैं, फिर मैं आपको ये फोटो दिखाऊंगा तो आपको छप जाएगा पूरा। सरोड पोर्ट्स की बात करें, सरोड का फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रीड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स, राइट। इसको लॉन्च किया है यूनियन शिपिंग मिनिस्ट्री के द्वारा। और ये क्या है? एक अफोर्डेबल डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। तो जितने भी प्रकार के डिस्प्यूट्स होते हैं, जितने भी प्रकार के विवाद वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं, सभी प्रकार के विवाद मैरीटाइम सेक्टर के अंदर वो सस्ते रेट में यहां पर रिजॉल्व हो जाएंगे, यानी कि काफी कम कीमत पर यहां पर वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो देखो जितने भी विवाद हो रहे हैं कहां पर? यहां पर पोर्ट वाले एरिया पर, मैरीटाइम सेक्टर पर, राइट। जितने भी विवाद हो रहे हैं तो उनको सस्ते रेट में, कॉस्ट इफेक्टिव वे में रिजॉल्व किया जा रहा है, तो यानी कि जस्टिस मिल रहा है। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है सरोड के अंदर, सरोड पोर्ट्स के अंदर, राइट। और ये एस्टेब्लिश की गई है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। और इसके ऑब्जेक्टिव वही है कि जल्दी से जल्दी और काफी कम कीमत पर जो है वो डिस्प्यूट जो है वो फेयर तरीके से रिजॉल्व हो, राइट। और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जो है वो एक तैयार हो, राइट, जिसमें एक्सपर्ट्स हम लोग को आर्बिट्रेटर्स के तौर पर देखने को मिले, राइट। तो ये वाली चीजें यहाँ पर। और इसके अंदर कौन लोग होंगे? तो इसमें इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन के और इंडियन प्राइवेट पोर्ट्स और टर्मिनल एसोसिएशन के मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, राइट। अब बात करेंगे 1619 प्रोजेक्ट के बारे में। तो देखिए अभी डोनाल्ड ट्रंप ने गुस्से में एक ट्वीट लिखा था तो इस 1619 प्रोजेक्ट को लेकर, बट हालांकि द न्यूज इज नॉट इंपॉर्टेंट, मेनली 1619 प्रोजेक्ट क्या है इससे रिलेटेड बस सिर्फ प्रीलिम्स में ही क्वेश्चन आएगा कि 1619 प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो बस आपको सिंपल बस ये याद रखना है कि 1619 में पहला स्लेव, पहला अफ्रीकन स्लेव अमेरिका के अंदर गया था। अमेरिका के एक जगह है हम लोग को जेम्स टाउन देखने को मिलती है वर्जीनिया में, ये वर्जीनिया की लोकेशन है। अफ्रीका से पहला स्लेव जो है वो अमेरिका पे गया था यहाँ पर। तो उसको लेकर जो है ये 1619 हम लोग को देखने को मिलता है, 1619, ठीक है। तो ये एक स्पेशल इनिशिएटिव था द न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन का, जो कि 2019 में इन्होंने लॉन्च किया था जब 400 साल पूरे हो गए थे। उस इवेंट को अगस्त 1619 को, क्योंकि 1619 के बाद 400 साल बाद 2019 आ गया था, तो 1619 में पहला जो है वो अफ्रीकन स्लेव जो है वो कॉलोनियल वर्जीनिया के जेम्स टाउन में आया था, राइट। और आज की डेट में जो प्रेजेंट हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स का, तो आज की डेट में यूनाइटेड स्टेट्स का जो कानून है, जो पॉलिसीज है, पॉलिसी सिस्टम्स वगैरह, कल्चर वगैरह, तो ये पूरे के पूरे जो ब्लैक पीपल के कंट्रीब्यूशन के तौर पर हम लोग को देखने को मिलती है। तो उसमें जो ब्लैक पीपल है उन्होंने अमेरिका की नेशन बिल्डिंग में मदद करी है। तो इसको झलकाते हुए, इस चीज को हाईलाइट करते हुए ये चीज जो है वो द न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन के द्वारा जो है वो बताई गई थी, राइट। तो ये वाली चीज है। तो इसके बारे में आपको एक बस जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही आएगा, उससे ज्यादा जो है वो नहीं डिटेल में आएगा। अब आगे की बात करें, इंडिया और जापान ने एक एग्रीमेंट साइन किया है और ये एग्रीमेंट है रेसिप्रोकल प्रोविजन के ऊपर सप्लाईज एंड सर्विसेज का। तो दोनों कंट्री की जो फोर्सेज हैं वो सप्लाईज और सर्विसेज एक दूसरे को देंगी, क्योंकि रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब ही होता है कि आप दो और हमसे लो, राइट, इस टाइप का, कि गिव एंड टेक वाली जो चीज होती है रेसिप्रोकल। तो ऐसी यानी कि दोनों कंट्री की जो फोर्सेज हैं वो अपना सप्लाईज और अपनी सर्विसेज जो है वो एक दूसरे को देंगी, जापान और इंडिया की। तो याद रखना जापान और इंडिया के बीच में इस प्रकार का ये हम लोग को एक एग्रीमेंट देखने को मिल रहा है। दोनों के बीच में अब कॉपरेशन होगा। इसके अलावा दोनों बायलैटरल ट्रेनिंग एक्टिविटीज तो करते ही हैं, इनकी ड्रिल्स वगैरह हम लोग को समय समय पे देखने को मिलती रहती है, बायलैटरल ड्रिल्स वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह, राइट। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भी ये साथ में मिलकर काम करते हैं। ह्यूमैनिटेरियन, इंटरनेशनल रिलीफ और दूसरे म्यूचुअली एग्रीड एक्टिविटीज होंगी इन दोनों कंट्रीज के बीच में, तो उसमें मिलकर जो है वो काम करेंगे। तो इसको लेकर ये टॉपिक है, ठीक है। अब पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। ईस्ट 2.0 बैंकिंग रिफॉर्म्स इंडेक्स की यहां पर बात हो रही है। तो बैंक के अंदर कुछ रिफॉर्म के ऊपर बेस्ड ये इंडेक्स है। इंडेक्स मतलब रैंकिंग वगैरह हम लोग को देखने को मिलती है कि किस किस बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया और क्या क्या ये रिफॉर्म है। तो ईस्ट 2.0 का ये रिफॉर्म हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब ईज जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? EASE का। तो ईज का फुल फॉर्म है इनहैंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, मतलब बैंकिंग सेक्टर के अंदर अच्छी सर्विस बढ़ाई जाए। अब इसमें क्या क्या, जैसे कैसी सर्विस कि कस्टमर को जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स करना है, राइट। और इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग होनी चाहिए। क्रेडिट ऑफ टेक, जल्दी से जल्दी जो है वो लोगों को लोन्स मिल सके आसानी से, फास्टली, राइट। इसके अलावा उद्यम मित्र, MSME के लिए हम लोग को देखने को मिलता है उद्यम मित्र, राइट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, इस सेक्टर के लिए।
जैसे कि एमएसएमई को जल्दी से जल्दी लोन्स वगैरह जो है वो मिल सके। इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटलाइजेशन को और बेहतर करना है और बेहतरीन बनाना है, और रिजल्ट जो है वो लेकर आना है गवर्नेंस में और ह्यूमन रिसोर्स के अंदर। तो ये ईज की यहां पर बात रही है। कुल मिलाकर एक बैंक के अंदर कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, जैसे कि हम अगर बैंक जाते हैं तो बैंक पर हम लोग को जो है वो कितना टाइम लग रहा है, हम लोग को प्रॉपर पूरी सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही, उसको लेकर ये इंडेक्स यहां पर सामने आया है। और लिटरली गाइस पता है, पहले तो मैं एसबीआई को बहुत वो बोलता था यार एसबीआई जो है पता नहीं क्या क्या यार हालत खराब हो जाती है एसबीआई में जाओ। बट आप देखोगे कि पिछले एक आधी साल से, एक डेढ़ साल से मतलब चीजें चेंज हो रही हैं, क्योंकि आजकल एसबीआई के फोन्स आते हैं यार कि ये पूछने के लिए सर आपके पास आया कि नहीं आया एटीएम। मैंने अभी रिसेंटली करंट अकाउंट ही अभी अपना चालू करवाया इसका, करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा का, कुछ समय पहले ही मेरे पास अभी आया था कि सर आपके पास। मैं बड़ा शॉक्ड हो गया कि मैंने कहा अरे यार ये मेरा तो अकाउंट आईसीआईसीआई में नहीं है और फिर ये एसबीआई में, फिर ये ऐसा कैसे कॉल कर रहे हैं, क्योंकि उम्मीद नहीं थी ना कि एसबीआई से कि कॉल वॉल आने की। बट हो रहा है यार अब तो, मतलब। और इवन मैं बैंक वगैरह में भी किया था तो बिल्कुल टाइम नहीं लगा था और बहुत अच्छी तरीके से बातचीत की गई थी। नहीं तो हम लोग बोलते हैं ना कि एसबीआई में तो गुस्से में बात करते हैं, इस तरीके की हरकतें होती है। बट अब नहीं यार, पता है लिटरली मैंने तो खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, किसी से सुन के नहीं बता रहा, खुद ही बता रहा हूँ। मैं खुद गया था अपनी ब्रांच में, वहां पे इतनी बढ़िया तरीके से बात कर रहे थे और पूरी चीज इवन मतलब जैसे मेरे पापा के भी अकाउंट वहीं पर ही है, उनने भी जो है वो चेंज कर लिया था अपना, यूनियन बैंक से एसबीआई करवाया था अभी कुछ समय पहले ही करवाया था, तो उनको भी काफी अच्छी सर्विस वगैरह मिल रही। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आ जाओ यहाँ पे करवा लो तुम अपना। तो वही देखा यार मैंने, देख के बड़ा अच्छा लगा। तो अभी ये देखो न्यूज में भी आ गया। तो यही सब चीजें हैं, प्रैक्टिकल से चीजों को जो है वो रिलेट करो। जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाओगे, घुसोगे, देखोगे, क्योंकि जो चीज आप ऑब्जर्व करोगे वो अगर आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती हुई आपके एजुकेशन में, करंट अफेयर्स में देखने को मिलेगी आपको, तब आपको आएगा मजा कि हाँ यार वाकई में आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है, जो आप पढ़ रहे हो, सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो। और इन सब चीजों को याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, राइट। जैसे कि ईज क्या है, ईज मतलब ये मान के चलो, इसका फुल फॉर्म भी नहीं पता है तो भी ईज तो पता है ना, आसान, कि कस्टमर जब जाए तो उसको पूरी सुविधा मिले, इजीली हो जाए उसकी लाइफ वहां पर, राइट। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। क्लीन बैंकिंग, स्मार्ट बैंकिंग पर यहां पर फोकस किया जाता है। क्लीन का फुल फॉर्म है क्लीन क्रेडिट, leveraging data, ensuring accountability, action against defaulters, NPA, non performing asset की रिकवरी। स्मार्ट बैंकिंग, स्पीडी, मल्टी चैनल रीच, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल, रिस्पॉन्सिव और टेक्नोलॉजी इनहेंस। तो ये क्लीन बैंकिंग, स्मार्ट बैंकिंग, तो ये वाली चीज आप यूज करेंगे अपने मेंस में, क्लीन बैंकिंग, स्मार्ट बैंकिंग, राइट। तो ये चीज बैंकिंग सेक्टर के अंदर हम लोग को रिफॉर्म, काफी अच्छा रिफॉर्म आया और ये वाकई में नजर भी आ रहा है। तो इसमें जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनकी परफॉर्मेंस जो है वो देखी गई कि मार्च 2018 से लेकर मार्च 2020 के पीरियड में क्या कैसा परफॉर्म किया है इन्होंने, यानी कि बैंक्स वगैरह ने किस प्रकार से इनका परफॉर्मेंस रहा है। और ईज रिफॉर्म का जो एजेंडा है वो लॉन्च किया गया था जनवरी 2018 में, और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, इन दोनों ने जो है वो मिलकर इस चीज को जो है इस चीज पर काम किया, रिफॉर्म्स के ऊपर काम किया। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन जो है उन्होंने पूरी प्रक्रिया जो है, पूरी प्रोसीजर जो है उसकी कैसी होगी उसको जो है वो तैयार किया। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप जो है उन्होंने इंडेक्स पर जो है वो काम किया, इंडेक्स पर फोकस किया कि कितने इसके मैट्रिक्स वगैरह होने चाहिए, कितने इसके इंडिसेस वगैरह जो है वो होने चाहिए, राइट। तो इस इंडेक्स के अंदर जो है वो परफॉर्मेंस मेजर की गई 120 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स के आधार पर देखने को मिला। मेन एम ये था कि क्लीन और स्मार्ट बैंकिंग, क्या ये हर बैंक्स में हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्लीन और स्मार्ट बैंकिंग के बारे में इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया यहाँ पर, राइट। तो ये चीज यहाँ पर नजर आई, देखने को मिली। ईज 2.0 क्या है, तो ईज 2.0 जो है वो ईज 1.0 का ओ के आधार पर हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि जो नींव है ईज 2.0 की वो ईज 1.0 है, तो उसी के बाद ईज 2.0 आया, यानी कि ईज 2.0 एक अपग्रेडेड वर्जन है ईज 1.0 का, राइट। तो एक नया रिफॉर्म एक्शन पॉइंट्स जो है वो हम लोग को देखने को मिला। इसकी 6 थीम्स है जिसके ऊपर रिफॉर्म्स लेकर आना है, और ऐसे रिफॉर्म की इरिवर्सिबल हो कि अब आज अच्छा कर लिया, कल को जो है वो डाउन नहीं होना चाहिए, ये अच्छा ही होना चाहिए, यानी कि ऊपर ही ऊपर जाना चाहिए पूरा, राइट। पूरा ग्राफ ये ऊपर नीचे ऐसे नहीं होना चाहिए, ऊपर ही जाना चाहिए। अगर ऊपर जा रहा है तो वो पूरा ऊपर ही जाए, नीचे आने की संभावना ही नहीं है, ठीक है। तो इरिवर्सिबल, पूरी प्रोसेस को स्ट्रेंथन करना है, सिस्टम को बेहतर बनाना है और रिजल्ट्स मिलने चाहिए उसके, इस पर ध्यान देना है, राइट। 6 थीम्स की अगर बात करें, रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग, क्रेडिट रिस्पॉन्सिव, अभी बात कर ही ली थी अपन इसके बारे में स्टार्टिंग में, क्रेडिट ऑफ टेक, पीएसबी एस, उद्यमी मित्र, इस पर फोकस किया जाता है कि सिडबी पोर्टल जो है इसके लिए क्रेडिट मैनेजमेंट जो है एमएसएमई का, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का, उसके लिए तैयार किया गया। फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटलाइजेशन, क्योंकि डिजिटलाइजेशन आज की डेट में हर बैंक्स में हम लोग को देखने को मिल रहा है। गवर्नेंस और ह्यूमन रिसोर्स, तो ये सब चीजें जो है उसकी मेन थीम के आधार पर देखने को मिलती हैं। और परफॉर्मेंस क्या रहे हैं, तो पीएसबी के अंदर बताया जा रहा है कि मार्च 2019 और मार्च 2020 में 37% की ग्रोथ जो है वो आई है,
यानी कि इन सब एरियाज पे, यानी कि डिजिटलाइजेशन हो गया और कस्टमर सर्विस हो गया, तो इन सब एरियाज पर जो है वो 37% ग्रोथ जो है वो किया है इन्होंने। और कहा गया टेक इनेबल्ड स्मार्ट बैंकिंग इन पूरे एरियाज पर हम लोग को देखने को मिल रही है। रिटेल और एमएसएमई लोन मैनेजमेंट सिस्टम को सेटअप किया है, जिसके चलते जो लोन मिलने का जो समय है उसको रिड्यूस किया गया है। और ये पीएसबी लोन इन 59minutes.com आपको पता होगा, ये सरकार ने लॉन्च किया था मेनली इसीलिए कि लोगों को जो है वो 1 करोड़ रुपए तक का लोन 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वो मिल जाए। TREDS डिजिटल लेंडिंग पर्पस के लिए सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती है कि डिजिटली लोगों को लोन मिल जाए तुरंत, राइट। बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, तो ये टॉप 3 में हम लोग को देखने को मिल रहा है। पीएसबी टॉप, पीएसबी कैटेगरी में टॉप 3 बैंक है ये टोटल, राइट। ओवरऑल की कैटेगरी की बात करें, बाकी ये कुछ कैटेगरी है रिस्पॉन्सिव बैंकिंग में, उद्यमी मित्र, एमएसएमई की अगर बात करें, और इसकी बात करें हम लोग डिजिटलाइजेशन वगैरह की, गवर्नेंस की, एचआर की, और ये सब चीजें। तो ये अलग अलग रैंकिंग है। हालांकि आप बैंक की तैयारी कर नहीं रहे हो तो आपको उसके बारे में जो है वो डिटेल में नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि ये सब जो डिटेल में जाना होता है वो उन लोगों के लिए जो बैंक्स वगैरह की तैयारी कर रहे होते हैं। आपको सिर्फ सिंपली ये वाली चीज जो है वो पता होनी चाहिए मोटे मोटे तौर पर बस, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इसके बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें गाइस, तो देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो अब आपके घर पर आएंगी, यानी कि घर पर इन द सेंस कि ऐसी सर्विसेज ऑफर की जा रही है। ईज रिफॉर्म का ही ये जो है वो कंटिन्यूएशन में ही हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये ईज रिफॉर्म का ही एक पार्ट है कि लोगों के घर तक जो है वो बैंकिंग सेवा पहुंचाई जा रही है, राइट। तो इसमें बैंकिंग सर्विसेज को इतना कन्वीनियंस बनाया जा रहा है कि लोगों के घर तक, कस्टमर्स के घर तक जो है वो बैंक आएगा। अब ये कॉल सेंटर के थ्रू आएंगे, वेब पोर्टल के थ्रू और मोबाइल ऐप के थ्रू, यानी कि अगर आप कॉल सेंटर पे कॉल करके बोलते हैं कि आपको जो है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो निकालना है, तो जो 100 सेंटर्स बताया जा रहा है कि 100 सेंटर्स जो है वो पूरी कंट्री में स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। इन 100 सेंटर्स पर होंगे यानी कि एजेंट्स वगैरह, और ये एजेंट्स जो होंगे वो कस्टमर के घर पर जाकर, इनके पास वेरियस बायोमेट्रिक वाला वो होगा, वो जो होता है ना बायोमेट्रिक मशीन वगैरह होती है और काफी सारी चीजें, तो अपने पास पूरा कैश वगैरह लेकर आएंगे। आप जाओगे, आप अपना कार्ड स्वैप करोगे या जो भी अपना बायोमेट्रिक डेटा वगैरह दोगे, उसके आधार पर पैसे आपको मिल जाएंगे। अगर आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं तो उसकी पूरी फैसिलिटी जो है ये प्रोवाइड करा रहा है, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आप लोग को एक जनरल जानकारी होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए। और अब बस ये अपना लास्ट टॉपिक था आज का, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए अगर अच्छे से क्लियर हो गए हैं, दिमाग में बैठ गए हैं, तो लाइक का बटन हिट कर दीजिएगा। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। एंड गाइज रही बात इस लेक्चर की पीडीएफ की, तो एक मंथली पैकेज है आप लोगों के लिए, उसमें आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलती हैं। आप देख सकते हो डेली लेक्चर्स की पीडीएफ आपको दी जाती है। संडे के दिन करंट अफेयर्स का एमसीक्यू आता है, वो भी आपको मिलता है, यानी कि एमसीक्यू फॉर्मेट में हम लोग न्यूज को डिस्कस करते हैं, वो भी मिलती है। और इसके अलावा वीकली कंपाइलेशन मिलता है, मंथली कंपाइलेशन मिलता है, और साथ ही साथ प्रिंट फ्रेंडली मैगजीन मिलती है आप लोगों को, राइट। तो ये पूरी चीजें, उसका जो प्राइस है वो मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ का है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर देख लीजिएगा, पूरी डिटेल मौजूद है। तो आप वहां पर डिटेल देखकर पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के जो है वो आप जो है वो इसमें एनरोल हो सकते हैं। और जनवरी 2020 से लेकर जुलाई 2020 की अगर आपको मैगजीन चाहिए तो उसकी प्राइस भी टोटल सिर्फ 300 रुपीज है। और ये जो पूरी प्राइस है ये उन स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम है जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको जो ठीक लगे आप चैनल के लिए अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और आप चाहें तो एक साथ दिसंबर तक का भी पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। ये टेलीग्राम का नंबर है, इस पर कॉल्स मत कीजिएगा, कॉल्स अटेंड नहीं किए जाएंगे। और सिर्फ टेलीग्राम कीजिए, मैं आपको 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो कांटेक्ट कर लूंगा। या फिर आप मुझे फेसबुक पर मैसेज भी कर सकते हैं, और फेसबुक पर अगर हैं आप तो आप मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा। एंड गाइज आपके जो आज के होमवर्क हैं वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इस अकाउंट को काट देना। ये स्कीम के बारे में बस आप पढ़ लीजिए, हैंड रिटन नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं, बस डिटेल में आप इसको पढ़ लीजिए। और पढ़ लेंगे अगर आप तो नीचे लिख दीजिएगा सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया। अब मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।